नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में बात करें कि जयराम महतो को लोग चाहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जब चुनाव आया तो धीरे धीरे उनके साथ जो थे वो पार्टी छोड़ने लगे और अभी भी कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या वजह है जो उनके साथ रहने वाले लोग जिस तरह से जयराम को छोड़ रहे हैं और चुनाव नजदीक है, जिस तरह से लोग बोले थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा झारखंड का तो कल्याण हो जाएगा। तो हम जानने के लिए हमारे साथ दिनेश मुंडा जी हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि जयराम महतो के जो लोग साथ छोड़ रहे हैं इस पर क्या विचार देते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। और उनके साथ रहने वाले लोग जयराम महतो के इस चुनावी समर में छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आपका मेन सवाल है कि जयराम महतो के जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो लगातार क्रमबद्ध तरीके से पार्टी को छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं या फिर उनसे कट रहे हैं। तो ये जवाब तो जो कट रहे हैं वो खुद कई बार दे चुके हैं। ये मैं इसमें क्या मैं बोलूं। अभी हाल में रिजवान अंसारी, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी, वो भी कटे। उनका भी यही कहना था कि ये एक जाति विशेष पार्टी बन जा रहा है या फिर वन मैन आर्मी का पार्टी बन जा रहा है। यहाँ पे लोगों को सम्मान नहीं है और जन भावना से खेला जा रहा है, इसलिए लोग तमाम तरह के जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। संजय मेहता जी भी यही चीजों को दोहराए थे। वहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिलता है, आप ही के विरुद्ध इंटरनल पॉलिटिक्स किया जाता है और एक आदमी का पार्टी वो बन के रह जाता है, एक आदमी के हाथों का वो कठपुतली बन के रह जाता है। वन मैन आर्मी टाइप से हो जाते हैं जयराम महतो जी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये हर जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वो खुद बता रहे हैं कि क्यों इस तरह से लोग उनसे कट के जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा राय अगर मानिएगा तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है और इसके पीछे और भी रीजन है कि जयराम महतो से लोग क्यों कट रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि भीड़ तो तमाम हो रही है, तो भीड़ तो उनका स्कॉर्पियो पर चढ़ते भाषण देते हैं तो मैदान भर जाता है पूरा। नहीं तो देखिए, भीड़ जो होता है वो कभी भी पूरी तरह से वोट का हिस्सा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं भीड़ में नाच गान देखने जाते हैं, बहुत सारे भीड़ में नेता को देखने जाते हैं। अभी अगर आपको लग रहा है अगर यहाँ पे जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन जी का ट्रेंड चल रहा है, हमारी कल्पना सोरेन जी का ट्रेंड चल रहा है, अगर कल्पना सोरेन जी यहाँ खड़ी हो जाए तो खुद ब खुद भीड़ हो जाएगा। वो कोई मुद्दा नहीं रहेगा कि क्यों खड़ा हो रहा है। तो भीड़ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भीड़ में जाते हैं। बहुत लोग मनोरंजन के हिसाब से जाते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि नेता को देखने जाते हैं, बहुत लोग मुद्दे पे जाते हैं। तो भीड़ जो है वो कभी भी वोट का हिस्सा नहीं होता है और भीड़ का सही मायने में देखा जाए कोई दशा और कोई दिशा नहीं होता है। और ये खुद जयराम महतो जी भी समझते हैं। लोकसभा चुनाव में जब उनका नॉमिनेशन था तो 4 से 5 लाख लोग जुटे, लेकिन जब वोटिंग हुआ और वोटिंग का जब रिजल्ट आया तो खुद बोल रहे थे कि नॉमिनेशन में तो इससे ज्यादा मेरा भीड़ था, तो वोटिंग में क्यों नहीं आया। तो कहने का मतलब उनको भी पता है कि ये भीड़ जो होता है वो कभी वोट का हिस्सा नहीं होता है, वो भीड़ बनता है और वो किसके फेवर में बन रहा है नहीं बन रहा है ये आप नहीं कर सकते। भीड़ तो सभी का फेवर में। हेमंत सोरेन जी जहाँ जा रहे हैं वहां भी आता सब भीड़ हो रहा है। अभी देखिए, अभी चंद्रशेखर राव जी आए थे जो ऐसे समाज के एक देखा जाए तो गार्जियन स्वरूप माने जा रहे हैं या फिर सक्रिय सदस्य हैं, इस टाइप से उभरते हुए नेता हैं, तो उनमें भी भीड़ था। कल्पना सोरेन जी जा रही है वहां भी भीड़ हो रहा है। तो भीड़ सब में हो रहा है, तो भीड़ से आप तय कर सकते हैं कि अगला विधायक कौन होगा या फिर अगला आपका नेता कौन होगा। तो भीड़ पे तो जाना ही नहीं है। अब रहा बात कि जयराम महतो से लोग रुष्ट क्यों हो रहे हैं, लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेके जयराम महतो का राजनीति में पदार्पण हुआ या जिस तरह से वो सोशल मीडिया के द्वारा बड़े बनाए नेता बन गए और जिस तरह से वो भाषण देते हैं, तो लोग शुरुआती दौर में नहीं समझ पाए और लोग क्या हुआ कि सेंटिमेंट से उनसे जुड़े। और आपको मालूम है कि मनुष्य जो है वो सेंटिमेंट पे जुड़ता है। कोई समुदाय को लेकर जुड़ता है, कोई किसी सिद्धांत को लेकर जुड़ता है, किसी की विचारधारा जोड़ लेती है। तो शुरुआती दौर में जब जयराम महतो जी आए तो जिस तरह से उन्होंने झारखंडी मुद्दों को लेकर उठाया तो लोग उनसे जुड़ा हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते लोगों को समझ में आने लगा कि ये भी कहीं ना कहीं और नेता की तरह हम लोग को ठकेंगे, हमारे सेंटिमेंट से खेलेंगे और ये भी अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे। रहा बात, अब मैं अगर जो बात बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हो सकता है कि अभी तक कोई नहीं बोला हो या फिर कोई बोला होगा तो या विचार रखा होगा तो वो इसमें एग्री करेंगे या डिसएग्री भी करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसा है जो मैं व्यक्तिगत स्तर पे देख रहा हूँ जयराम महतो जी के साथ, जो सही मुझे नहीं लग रहा है। सबसे पहला क्या लग रहा है ना कि ये जो बंदा है कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज टाइप का ये इनका लीडरशिप है।
इनकी राजनीतिक समझ भी, हमको लगता है कि राजनीतिक परिपक्वता इनमें नहीं है। क्यों? देखिए कि आज तक इनको समझ में नहीं आया कि इनको करना क्या है। अगर स्टार्टिंग में देखिए जब भाषा आंदोलन नहीं चला था, उससे पूर्व इनको कोई जान नहीं रहा था। उससे पहले जहां तक हम लोग को पता चला है, हम लोग को जहां तक जानकारी मिली है कि जिला परिषद का चुनाव का तैयारी कर रहे थे। अच्छा, जिला परिषद का चुनाव तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में भाषा जो आंदोलन झारखंड में चला, उसमें ये कूद पड़े और गलत तरीके से भाषा आंदोलन का ये कैंडिडेट क्या हुआ कि महतो समुदाय इनको देने का काम किया या महतो समुदाय लेने का काम किया। तो वहां से भी लोग रुष्ट हो गए कि भाई भाषा आंदोलन तो किसी एक समुदाय विशेष नहीं था, एक आदमी विशेष नहीं था, एक व्यक्ति विशेष वो आंदोलन नहीं था, वो झारखंड के तमाम यहाँ जो लोकल के जो लोग हैं उन्होंने भाषा आंदोलन किया और कैंडिडेट आप लेके निकल गए। वहां से इनको पॉपुलैरिटी मिलना चालू हुआ। तो भाषा आंदोलन के दरमियान ये क्या थे, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका विजन क्लियर नहीं है, कंफ्यूज क्यों है ये आदमी। जब वो भाषा आंदोलन में आया तो उनके थोड़ा सा चेहरा खुल के निखर के आया मीडिया के द्वारा। तो क्या हुआ कि बोलने लगे नहीं हम लोग तो आंदोलन करने वाले, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाला आदमी है, हम लोग क्यों राजनीति करेंगे, हम लोग राजनीति नहीं करना है, हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, हम पारसनाथ की गोद में जाके बैठ के पढ़ेंगे, कविता लिखेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन देखिए पहले जहाँ ये जिला परिषद का तैयारी कर रहे थे, फिर बाद में बोले हमको राजनीति नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे इनकी पहचान बढ़ती गई, पॉपुलैरिटी मिलती गया, इनका स्टैंड भी बदलता गया, इनका तरीका भी बदलता गया। तो जैसे इनको भाषा आंदोलन में पॉपुलैरिटी मिली तो ये इनके मीडिया में जो अभी भर भर के उन्हीं का आलोचना करते हैं। बहुत सारे मीडिया हैं जो जयराम महतो जी बोलते हैं कि इन्हीं मेरे ही बदल तुम्हारा रोजी रोटी चलता था, आज मेरे ही आलोचना करते हैं। वो 24 घंटे इनके साथ रहते थे और उनको नेता बनाने का काम किए। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे ही उनको पॉपुलैरिटी मिला तो उनके जो मीडिया में जो पाले हुए मीडिया थे वो सीएम प्रोजेक्ट करने लगे। भाई आप एक विधायकी का सीट आपके पास नहीं है और ना ही आपका उसमें कोई पार्टी गठन था, लेकिन उस समय से आप अपने आप को प्रचार करने लगे हम सीएम हैं। तो सोच लीजिए कि कितना कंफ्यूज है ये। अब जब सीएम का आप दावेदारी कर रहे हैं, झारखंड के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद जब आता है लोकसभा चुनाव तो लोकसभा में कूद पड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था या मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कहीं मिलूंगा कि भाई अगर झारखंड में जो शोषण चल रहा है, जो यहाँ खनिज संपदा का लूट चल रहा है और जो यहाँ पे तमाम जो लोगों के साथ यह जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्लान का समस्या हो, चाहे विस्थापन का समस्या हो, चाहे रोजी रोटी का समस्या हो, तमाम समस्याएं जो झारखंड में लोगों के साथ है, उनको लेकर आप राजनीति करने आए। आप बोले कि हम सीएम भी बनेंगे, बोले नहीं, मतलब आपके मीडिया के द्वारा ये सब प्रोजेक्ट किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि अगला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगला मुख्यमंत्री ये आपका जयराम महतो होंगे। ये नैरेटिव भी आप सेट कर लेते हैं और जैसे लोकसभा चुनाव आते हैं लोकसभा में खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको राजनीतिक समझ इसलिए नहीं है, वो राजनीतिक समझ उनमें इसलिए नहीं दिखता है कि अगर आप झारखंड के लिए राजनीति कर रहे हैं, झारखंड में बोले नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे, तो भाई संसद में जाके क्या करोगे तुम? खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए ये सांसद बन जाते तो क्या झारखंड के लिए 1932 का खतियान का नियम बनाते, यहाँ का रोजगार का नीति वहां बनाते, उद्योग नीति यहाँ का वहां बनाते, पढ़ाई नीति वहां तय करते। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि इनकी जो राजनीतिक समझ है वो ठीक ठाक नहीं है, ये कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। और मुझे लगता है अगर ये लोकसभा जीत जाते तो ऐसा प्रचार ना कर दे कि अगला मुख्यमंत्री ही जयराम महतो, सॉरी अगला प्रधानमंत्री भी जयराम महतो होगा। अच्छा। जिस तरह से इनका ट्रेंड बदलता है समय समय पे, जिस तरह से आइडियोलॉजी इनकी बदल जाती है, ये पूरी तरह से ये कंफ्यूज हमको लगते हैं। और दूसरा बात देखिए, झारखंड के मुद्दों पे आते हैं आप कि यहाँ का कोयला से बंगाल रोशन होगा, कलकत्ता रोशन होगा, विदेश जाएगा, यहाँ का संसाधन, लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। तो इनको पता है कि झारखंड को लूटने में अगर किसी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, कर्मोकर्म रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी रही है, एनडीए की सरकार रही है, जो झारखंड के खनिज संपदाओं को लूट रही है, यहाँ के तमाम संसाधनों पे डाका डाल रही है। और आप लोकसभा में खड़ा होते हैं और आप लोकसभा में खड़ा होकर फिर इसी एनडीए को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आपको पता होगा अगर जयराम महतो जी खड़ा नहीं होते, इनकी पार्टी नहीं खड़ा होती, तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा यहाँ पे इंडिया गठबंधन का 5 था वो 8 से 9 या 10 भी हो सकता था। लेकिन इनके नासमझी के कारण, अचानक राजनीति में कूदने के कारण क्या हुआ कि 3 से 4 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पाले में चल गया। इनको अगर समझ रहता कि भाई मेरे खड़ा होने से लुटेरों को ज्यादा फायदा होने वाला है, बाहरियों को ज्यादा फायदा होने वाला है, वो शोषण का दौर फिर कंटिन्यू रहेगा, तो ये राजनीति में खड़ा नहीं होते लोकसभा में। लेकिन फिर भी ये लोकसभा में खड़ा हुए और एनडीए और बीजेपी को इसका लाभ देने का काम किए। इससे भी पता चलता है कि इनकी राजनीतिक सूझबूझ
सोच सही नहीं है, राजनीतिक रूप से ये परिपक्व नहीं है। अभी क्या है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है। अभी देखिए आनन फानन में क्या हुआ कि जिस आदमी को पता नहीं था कि हम कितना सीट उतार सकते हैं, आनन फानन में काशी ये दावा करते हैं कि 70+ मैंने कैंडिडेट खड़ा किया है। तो लोग की वो स्टोरी इस पे देखिए, करीबन मुझे यहाँ लग रहा है कि 7-8 सीटों का, मैं जहां तक जान रहा हूँ कि वहां पे सीटों को कैंडिडेट देने में उनके पार्टी के द्वारा, जयराम महतो के द्वारा धांधली किया गया है। जो चीज ये लेके आए थे कि हम युवाओं को मौका देंगे, शिक्षित युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, राजनीति में इसका पदार्पण करेंगे, एक पॉलिटिक्स का जो है युवा पॉलिटिक्स लेके आएंगे झारखंड में। लेकिन आप जब उनके कैंडिडेट पे गौर फरमाइएगा, आप ध्यान आकृष्ट कीजिएगा उनके कैंडिडेट पे, तो आपको पता चलेगा कि वैसे वैसे ही लोगों को टिकट दिए हैं जिनको रडार पे रख के, जिनको आगे रख के, भर भर गाली दे के वो राजनीति की है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगा कि झरिया विधानसभा का जो सीट है वहां रुस्तम अंसारी को टिकट दिया गया है। अब बताइए कि किस हिसाब से वो आंदोलनकारी है, या जयराम महतो जी के लिए क्रांतिकारी हैं, क्या जुआ है, या फिर शिक्षित है। आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले रुस्तम अंसारी जी के घर में रेड पड़ा था, और रेड पड़ा था उसमें से मुझे लगता है 10 से ज्यादा लोग, आंकड़ा मुझे याद नहीं है, ज्यादा लोग को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रुस्तम अंसारी का बेटा भी शामिल था। और वो मामला था साइबर ठगी का, यानी साइबर रैकेट वहां पे चल रहा था, जिसके द्वारा लोगों के जेब ढीला किया जा रहा था। तो इतना करप्ट आदमी, इतने गलत तरीके लोग को आप टिकट दिए हुए हैं, तो भैया आपके साथ जो साफ सुथरे आदमी है कैसे काम करेंगे आपके साथ? नहीं करेंगे ना, तो भागेंगे भाई। आप यहाँ पे देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा है, ऑन कैमरा लोग आगे बोल रहे हैं। मिर्सा विधानसभा में वहां का इनका एक प्रत्याशी था, कोई बावरी करके है, वो तो वीडियो में आके बोले हैं कि मैं रात को शाम को 5 बजे से 5 लाख तक टिकट का सौदा किया, और सुबह होते होते 10 लाख तक मैं एग्री कर गया कि 10 लाख रुपया मुझे टिकट के लिए देना है। लेकिन 2 बजे तक जाते जाते वो करोड़ों में डील हो गया। 2 लोग आते हैं, जयराम महतो जी को 50-50 लाख रुपया देते हैं, वो जो बावरी जी है उनको टिकट नहीं मिलता है, और वो टिकट दूसरे को दे देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो वीडियो में आके उनके कैंडिडेट जो थे, उनके साथ में चलने वाले थे, वही लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह का प्रकरण आएगा तो आपके साथ लोग कैसे काम करेंगे, कैसे जुड़ के रहेंगे? आप यहाँ खिजरी विधानसभा का ले लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट आप 3 बार चेंज करते हैं। पहले क्या कि आदिवासी विरोधी काम करते हैं आप श्रीता तिर्की, जो किसी गैर आदिवासी की परिवार है, पत्नी है, उनको आप टिकट देते हैं, वहां पे विरोध होता है, आपका ना समझी का विरोध होता है। फिर आप चेंज करते हैं, पारसनाथ उरांव को ले आते हैं आप टिकट में। आप पारसनाथ उरांव जी का वीडियो आपको खुद मिल जाएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। तो उनका कहना था कि मेरे से डील हुआ था कि एक आईफोन और 10 लाख रुपया पार्टी को आपको देना पड़ेगा, तभी आपको टिकट हम लोग देंगे। उनके नामों का घोषणा भी हो चुका था, और पारसनाथ उरांव जी अपना प्रचार प्रसार में भी लगे थे। फिर आनन फानन ने पता चला कि वहां पे समंदर पहन, इस तरह कुछ नाम है, उनको टिकट दे दिया गया है। और जब हम कंगाले तो पता चला कि समंदर पहन जो है, या फिर पारसनाथ उरांव जी भी ये चीज का जिक्र किया है कि वो जो है वो भूमाफिया हैं, जमीन दलाल हैं, वो अपने ही लोगों की जमीन बेच रहे हैं। तो आप एक से बोलते हैं कि हम गरीब का बेटा हैं, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, नेता का बेटा ही नेता नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। और दूसरा तरफ क्या होता है कि धनगढ़ लोगों को देते हैं टिकट। आप रुस्तम अंसारी हो, तरुण डे को देख लीजिए आप, और भी वो सब कैंडिडेट है जो काफी धनगढ़ है। तो गरीब का राजनीति भी करना चाहते हैं, धनगढ़ को आप टिकट भी देते हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो आ रही है खुल के, इससे भी पता चलता है कि आप अपने जो अपना जो नीति आपका था, सिद्धांत जो था कि हम आंदोलनकारी को देंगे, शिक्षित को देंगे, युवा को देंगे, वो भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी और भी जामताड़ा का टिकट देख लीजिए, बोकारो में देखिए, बोकारो में मुझे पता चला कि उनके लिए पहले कोई और सुटेबल कैंडिडेट थे, ठीक है, लेकिन सरोज देवी या सरोज कुमारी करके हैं, जिनके पति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि भूमाफिया हैं, और भूमाफिया के पत्नी को फिर आप टिकट दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये चीज दिखाता है कि जयराम महतो जी अपने सिद्धांतों से, अपने विचारधारा से पलट गए। अब एक चीज हम बार बार देख रहे हैं कि उनके पार्टी के लोगों के द्वारा भी, या जयराम महतो के द्वारा भी बार बार किया जाता है कि जुआ राजनीति को हम लोग लेके आएंगे, हम लोग के बाद जुआ विधायक बनने का सपना नहीं देखेंगे, विधायक बनेंगे। भाई किन जुआओं का बात आप कर रहे हैं? आपका जुआ बढ़िया से नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सक रहा है। आप खुद बोलते हैं कि हम शिक्षित को विधायक बनाएंगे, पढ़ा लिखा आदमी विधायक बनेगा। आपका शायद ये प्रकरण मुझे लगता है गोमिया विधानसभा का है, पूजा महतो का नॉमिनेशन को लेके है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो उन्हीं का पार्टी का, किन्हीं का है। वो नॉमिनेशन में ढंग से वो नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे।
तो मीडिया के लोग बोल रहे हैं भाई ये डीसी को कैसे लेटर लिखेंगे या फिर और आला अधिकारी को लेटर कैसे लिखेंगे। तो आप जो जुआ बार बार कर रहे हैं, क्या यही जुआ है? जुआ का मतलब होता है कि वैचारिक रूप से भी वो परिपक्व होना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे लोगों को आप राजनीति में टिकट दे रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, समाज सेवा का एस नहीं पता है, तो भाई वो राजनीति कैसे करेगा वहां पे जाके? वो तो फेल ही ना होगा। और यही वजह है कि आपके जो लोग हैं, आपके प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे जगह चल जा रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को अगर आप राजनीति में लाइएगा तो राजनीति चलेगा नहीं। राजनीति में आने के लिए आपको मानसिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, यहाँ आर्थिक रूप से भी आपको परिपक्व होना पड़ेगा। तभी आप जुआ को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही नहीं। और बार बार ये लोग अपने पार्टियों में, अपने सम्मेलन में बोलते हैं कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि इनको पता है कि क्रांतिकारी का परिभाषा क्या होता है, आंदोलनकारी का परिभाषा क्या होता है। जयराम महतो जी तो खुद बोल रहे हैं कि आज तक हम करावा सब जेल का हवा नहीं खाए हैं, पुलिस का लाठी नहीं खाए हैं। तो भैया कैसा क्रांतिकारी है? भगत सिंह का फोटो लेके आप चलिएगा तो ऐसा नहीं होता है। भगत सिंह ने देश के लिए क्या किया है पूरे देश को पता है। सच्चा मैंने वो क्रांतिकारी है। आप युवाओं को क्रांतिकारी, आंदोलनकारी झूठ मूठ का परिभाषा दे रहे हैं, थोप दे रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो बच्चे क्या बर्बाद ना हो रहे हैं जी? तो जो बच्चे परिपक्व है वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वैसे बच्चों को आप दीजिए, तब ना जानेंगे कि हाँ आप जुआ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जुआ पॉलिटिक्स का ताक में रख के आप अलग अलग भू माफियाओं को टिकट दीजिएगा, करप्ट लोगों को टिकट दीजिएगा, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है उनको टिकट दीजिएगा। तो ऐसे में जुआ कहाँ से टिका रहेगा जी आपके साथ? क्यों रहेगा जुआ आपके साथ? यही वजह है कि इससे भी वहाँ के इसको जो लोग हैं वो रुष्ट हो रहे हैं और दूसरे तरफ जा रहे हैं। अब और एक चीज में मैं आऊंगा यहाँ पे कि 1932 एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है जेल कैंप के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन के बाद ये 1932 का खतियान का आंदोलन ही ऐसा था जो जयराम महतो को झारखंड के राजनीति में स्थापित करने में सपोर्ट किया, सहयोग किया है। अब उनका मैनिफेस्टो आप देखिए, मेरे पास जो मैनिफेस्टो आया, जहां तक मैं देख रहा हूँ 1932 वर्ड का जिक्र भी नहीं उनका मैनिफेस्टो में है। अच्छा, इस तरह से ये लोगों को गुमराह कर राजनीति के लेकर खड़ा किए है, वही गायब है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं अंतिम सर्वे सेटलमेंट होगा, आधार खतियान आधार होगा। तो भाई आप 1932 का मेंशन क्यों नहीं किए? मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है कि 1932 जो था वो एक तरफ से पूरी तरह से लोगों को ठगने का एक नैरेटिव आप सेट किए थे, अपना राजनीति चमकाए हैं और आज आपका मैनिफेस्टो में नहीं है। भर भर के कुर्मी को, कुर्मी समुदाय के बीच में जा जाके ये बोले कि हम कुर्मी को आदिवासी बनाएंगे, कुर्मी आदिवासी है। उनका मैनिफेस्टो चेक कर लीजिए। अभी कुर्मी को आदिवासी नहीं बनाने के छोड़ के ESW की बात कर रहे हैं वो। तो ये क्या धोखा ही ना है और ये ना समझी ही वो कर सकते हैं यार। तो ये सब और भी सारी चीजें हैं जिसके कारण क्या है कि जयराम महतो के लोग उससे रुष्ट है और रुष्ट चल रहे हैं। और एक बात यहाँ देखिए कि लगातार वो मीडिया में, मुझे लगता है कि इतना साफ झूठ आज तक झारखंड की राजनीति में कोई नहीं बोला होगा। गोमिया विधानसभा पे हम लोग चूंकि चर्चा कर चुके हैं, गोमिया विधानसभा से क्या प्रकरण हुआ कि अमरेश लाल महतो जी को टिकट दिया गया। वो बेचारा लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा भी करके अपना तैयारी करने लगे कि भाई चलो विधायक का टिकट मिल गया है, अब हम चुनाव लड़ेंगे जेल कैंप से। रातों रातों में उनका टिकट काट दिया जाता है और आ जाती है पूजा कुमारी महतो। अब ये मीडिया में जाके बोलते हैं कि अमरेश लाल महतो जी से मेरा बात हुआ है कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी उस तरह नहीं है, तो आप दूसरा कैंडिडेट देख लीजिए, जो नामचीन चेहरा उसको देख लीजिए। इसीलिए हमने पूजा महतो को टिकट दिया है, चूंकि वो नामचीन चेहरा है जेल कैंप। वहीं दूसरा वीडियो जब देखते हैं कि अमरेश लाल महतो बोलते हैं कि अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ना रहता तो लाख 1.5 लाख रुपया मैंने खर्चा क्यों किया है प्रचार प्रसार में, और फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन भी कराते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि एक तो उनका कैंडिडेट साफ झूठ बोल रहे हैं या हमारे जयराम महतो जी झूठ बोल रहे हैं। ये भी बात है। अब देखिए कि बाहरी भीतरी का राजनीति की है, ठीक है, अच्छी बात है, झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ के लोगों को यहाँ के हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ से लड़वाने का काम कर रहे हैं, झारखंड की भाईचारगी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरफ कुर्मी को आदिवासी बनाने का कैंपेन करते हैं, चलाते हैं, और यहाँ एसटी जो आदिवासी है उसके साथ आप द्वेष फैलाते हैं, भाईचारगी को तोड़ते हैं। फिर बाहरी भीतरी करके आप बोलते हैं कि बाहरी भीतरी ये नहीं चलतो वो नहीं चलतो करके, और जब टिकट देने की बात आता है उसमें सब भूल जाते हैं आपकी कौन बाहरी कौन भीतरी, जिसको मंत्री को टिकट देते हैं। इसमें तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमको लगता है इनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो बाहरी के तर्ज में आए हैं यहाँ पे। तो इनकी राजनीति भी देखिए कि किस टाइप की हो रही है। तो वहां जब पूजा महतो को जब खड़ा कर दिए तो गोमिया का विधानसभा के लोग भी कह रहे हैं कि बाहरी विधायक नहीं चलतो,
कैंडिडेट के रूप में, कैंडिडेट के रूप कि में। पूजा माता बेरमो से, गोमिया से तो वो है नहीं। हाँ। तो अब उन्हीं का नारा जो है उन्हीं पे फिट हो रहा है कि बाहरी विधायक प्रत्याशी नहीं चलेगा। तो फिर आप बाहरी भीतरी का राजनीति भी करते हैं, फिर उसी को फिर आप बढ़ावा भी देते हैं। तो ये भी देखिए कि ये भी समझ में आता है कि ये परिपक्व नहीं दिखते हैं। और एक चीज मैं यहाँ लगातार देख रहा हूँ कि अपने आप को गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा राजनीति करेगा। भाई आप गरीब पैदा हुए थे, आपको 35 साल तक गरीब रहने का कोई अधिकार नहीं था। आप चाहते थे अपनी दशा को बदल सकते थे। और ये सेंटीमेंट से खेल के कि हम गरीब का बेटा, हमको जिताइए। भाई गरीब का बेटा आप गरीब पैदा हुए थे, आप इतने सालों में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाए। गरीब किसको बोला जाता है? जो बीपीएल के नीचे आता है, या फिर ये शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से बैकवर्ड होता है। लेकिन आप तो पीएचडी कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर गरीबी का परिभाषा इस टाइप से देगा और लोगों को गुमराह करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वैचारिक रूप से या शैक्षणिक रूप से कितना मजबूत है। और कहा था गरीब का बेटा जी, गरीब का बेटा आज ना आप पैदल भी चल रहे हैं जी, लोगों को आलोचना सके। आप आए थे स्कॉर्पियो में डायरेक्ट, गरीब का बेटा स्कॉर्पियो से प्रचार करेगा। अभी तो कई गाड़ी पीछे पीछे, अभी भी काफिला आपका चलता है, मुख्यमंत्री का बड़ा बड़ा स्टार का काफिला नहीं चलता है, जैसा आपका काफिला चलता है। तो आपका गरीब का बेटा है। बहुत सारा प्रकरण आया है, 11,000 जूता का प्रकरण आया है, महंगा महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो गरीब का बेटा का भाई चस्का कहाँ से लग गया? अब बोलते हैं मुझे गिफ्ट किया जाता है। तो पारसनाथ आईफोन गिफ्ट कर रहे थे, वही गिफ्ट था क्या? तो मेरा कहने मतलब है कि लोग जानते हैं, इस तरह से बुढ़वा काम नहीं बना सकते हैं। अगर आप गरीब का बेटा हैं तो गरीब का बेटा जैसा रहने का काम कीजिए, और लोगों को लगना भी चाहिए। आप हर चीज को आप गलत तरीके से पेश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तो इस तरह से ये राजनीति नहीं चलने वाला है। लेकिन दादा, जिस तरह से जयराम महतो बोले थे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा फैक्टर वही चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगा, क्या लगता है? चाबी रहेगा उनके हाथ में या फिर ये तो आप देखिए 23 तारीख को ही पता चलेगा। मैं बहुत बड़ा राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं विश्लेषण कर पाऊँ, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ भाषण से कोई नेता नहीं बनता है। चाहे जयराम महतो हो, चाहे उनके जो भी कैंडिडेट है, अपना सामाजिक स्टेटस दिखाए ना जी, कि जब से आप पैदा हुए हैं समाज में कितना काम किए हैं। आज अचानक आ जाइए बोलेगा हम समाज सेवी हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आप बनाए नेता हैं, ये पूरा झारखंड वासियों को पता चल चुका है। ये जो राजनीति कोई भाषण देने का प्रतियोगिता नहीं है, कंपटीशन नहीं चल रहा भाषण का, क्या भाषण दे दिए, ताली बज गए, अवार्ड लेके चल गए। राजनीति है ये, और राजनीति का सरोकार समाज सेवा से है। इनके जितने भी कैंडिडेट हैं, और खासकर जो नामचीन कैंडिडेट है, अपना सामाजिक स्टेटस दे कि जब से पैदा हुए कितना समाज में काम किए, समाज में लोग कितना उनको जानते हैं सामाजिक कार्य के द्वारा। मुझे तो नहीं लगता है। देखिए मैं भी एक शोधार्थी हूँ, हमारे जयराम महतो जी भी एक शोधार्थी हैं, लेकिन अगर मेरे तुलना से कीजिएगा तो मैं भी गरीब पैदा हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में मैं अपने आप को गरीब नहीं कहता हूँ। मैंने भी पढ़ाई किया, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने अपने दशा को बदलने का काम किया। और लेकिन मैं अभी भी चाहूँ तो गरीब का जो जुमला होता है उसको लेकर लोगों के सेंटीमेंट से खेल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि गरीबी मुझे किस्मत से मिली थी, लेकिन अगर मैं 20, 25, 35 साल तक अगर गरीब हूँ, इसका मतलब है कि मैं निठल्ला हूँ। मैं अपने दशा को बदलने पे काम नहीं किया, मैंने अपने आर्थिक स्थिति को बदलने पे काम नहीं किया है, और इसी को आप आधार बना के राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, लोगों के सेंटीमेंट से निकलना चाहिए। और लोगों को पता चल चुका है, इसीलिए लोग उसे क्या है, बार बार क्या हो रहा है, वहां से उनसे दूर भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। अब देखिए ना, अभी जो मिथिलेश ठाकुर जी का था, कोई राजू यादव वगैरह करते थे, रिजर्व अंसारी के बाद वो भी नॉमिनेशन करने के बाद, टिकट लेने के बाद भी फिर वो कल्टी मार दिए। तो इस तरह का अभी बहुत कुछ होने वाला है। अब हम लोग देखना ये है कि अब इनका क्या प्रदर्शन रहता है, कितने टिकटें पाएंगे। गुप्त सूत्रों से तो पता चल रहा है, ये तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग 50 से ज्यादा सीटों पे हम लोग आएंगे जीत के, और सीएम बनने का काम शायद इनको कराया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राजनीति इतनी आसान चीज है, बच्चों का खेल है। लेकिन दादा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेमू, तो क्या लगता है इनको एक सीट पर कंफर्म नहीं थे कि हम जीत पा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा कहा जाता है राजनीति गलियारे में कि जब दो आदमी एक आदमी जो जगह सीट से लड़ता है ना, तो ये सोच के नहीं लड़ता है कि मैं दोनों जीतूंगा। ये यूनिवर्सल विचारधारा है लोगों का। भीड़ दिखाता है, जिस तरह से लोगों के बात कर रहे हैं, तो अगर उस तरह से झारखंड में उनको चेता है तो कोई एक सीट चुन करके लड़ सकते हैं। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जब भी कोई कैंडिडेट, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, या राजनीति में कभी भी अगर 2 सीटों से लड़ता है, उसके पीछे एक सर्वमान्य विचारधारा है कि वो एक सीट पे अपने आप को कंफर्ट नहीं पाता है, वो अपने श्योर नहीं रहता है, इंश्योर नहीं रहता है कि मैं इस टिकट को, इस सीट को निकाल पाऊंगा। तभी वो क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव
रास्ता को देखते हुए दूसरे सीट को लेके चलता है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी को भी समझ में आ गया है कि हम एक सीट से हो सकता है कि डुमरी ना निकल पाए तो बेरमो में आ जाए, और ये 2 टिकट लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, इतना राह उनका आसान नहीं है कि वो डुमरी निकाल ले या बेरमो निकाल ले। डुमरी तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वहाँ पे बेबी महतो और ये आपका जो यशोदा महतो या देवी है, इनके साथ चल रहा है, वो तीसरे नंबर पे दिख रहा है, वहाँ की जनता इनको खुद बता रही है। और रहा बात बेरमो, तो बेरमो का इनका टिकट लेने के पीछे ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से वहाँ पे माइनिंग है, एक बहुत अच्छा सीट माना जाता है कि अगर वहां से अगर आप विधायक आप बन जाते हैं तो अच्छा खासा माल जो है वो आप ऐड सकते हैं, जो आपके राजनीति को आगे बूस्ट करने में काम आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रकरण है वहाँ पे बेरमो पे, इसलिए इंटरेस्ट दिखा है क्योंकि वो मांडू लड़ने वाले थे, गोमे लड़ने वाले थे, और फिर वो बेरमो लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा अबूझ लग रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं लगा है कि माइनिंग या फिर जहाँ पे संसाधन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है जिस विधानसभा क्षेत्र में, अगर वहां से कोई लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो लालच उसमें रहता ही है। और जिस तरह से इनका जो कैरेक्टर खुल के आ रहा है, करोड़ों में आप टिकट को बेच रहे हैं, लाखों में टिकट बेच रहे हैं, आईफोन डील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पैटर्न को देखें कि जिस तरह से आप इस तरह डील कर रहे हैं, तो इसमें कोई 2 बात नहीं कि ये भी हो सकता है कि बेरमो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो माइनिंग का एरिया है, वहां से अगर वो विधायक बन जाते हैं तो फिर पैसा कमाने के जो है वो या पार्टी चलाने के लिए जो आर्थिक रूप से सोर्स चाहिए वो उनको वहां से मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन एक जगह से सेफ नहीं थे, इसीलिए दूसरी जगह से लड़े हैं। चलिए, दिनेश मुंडा जी के बात आप सुने और जो मुखर होकर अपनी बात को रखे कि जयराम महतो की जो साथी हैं, जो करीबी हैं, उनको साथ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये इस बात को बहुत अच्छे तरह से रखे। लेकिन जिस तरह से बता दें कि उन्हीं के जो लोग थे वो कह रहे थे कि जयराम महतो के हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, या उन्हीं का जिस तरह से बताया कि उन्हीं का जो मीडिया था वो प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग साथ छोड़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लीडर उनके साथ थे, बढ़िया बढ़िया जो साथ में लोग थे वो साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि जिस उसके लेकर के आए थे मैदान में, जिस मुद्दा को लेकर के मैदान में आए थे, आज वो मुद्दा कहीं छोड़ चुके हैं, और जिस के लेकर के राजनीति कर रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन में कूदे थे भाषा और इसम के लेकर के, तो कहीं ना कहीं बताए कि अब जो टिकट दे रहे हैं, पैसे वालों को टिकट दे रहे हैं, जो नौजवान थे उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिला, वो नाराज भी हुए। कहीं बताए कि पैसा का खेल हो गया, वहां पर लोग नाराज हो गए। तो इस तरह से बड़ी सभा में भी बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार के लेकर के बड़ी बात करते थे, तो जो भ्रष्टाचार से लोग जुड़े हैं उनको भी टिकट दे दिए। तो तमाम बात ये अभी दिनेश मुंडा जी रखे, और जिस तरह से जयराम महतो के लगातार काफिला चलता है उस पर ही बात रखे कि वो अपने आप को गरीब के बेटा कहते हैं, गरीब कहते हैं, तो क्या काफिला जो है वो गरीब के साथ चलता है। तो तमाम बात जब सुनेंगे, इस बात को देखेंगे, समझेंगे, तो लगेगा कि जयराम महतो किस मुद्दा को लेकर आया था, मुद्दा से क्यों भटके, काहे भटके, तमाम बात आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।